हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। स्पोर्ट्स एग्ज़ाम एकेडमी के किंगडम में मैं प्रवीण सचान आपका स्वागत करता हूं। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पूरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफर युवा फिटनेस टेस्ट का घटक यानी कंपोनेंट नहीं है। नहीं पूछा जा रहा, सभी लोग ध्यान देंगे। इसमें से कौन सा ऑफर का फिटनेस टेस्ट का घटक नहीं है ये पूछा जा रहा। ए पुलअप्स, बी सिटअप्स, सी व्यापक छलांग यानी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, या डी जर्मन ड्रिल। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। यस, आपके कमेंट शो हो रहे हैं, बिल्कुल आ रहा है। यस, सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं। डी जर्मन ड्रिल इसका पार्ट नहीं है। बिल्कुल सभी का सही आंसर है। चलिए अब ऑफर की बात चलिए, तो ऑफर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। देखिए एग्जाम में कई बार ऑफर का सबसे पहले तो फुल फॉर्म आता है। बहुत बार आता है कि 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है ऑफर का सही जो है इसका फुल फॉर्म कौन सा है वो पूछता है। तो देखिए ऑफर का फुल फॉर्म क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए अमेरिकन अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, ये ऑफर का फुल फॉर्म होता है। ऑफर में कितने स्टेप होते हैं ये भी पूछ लेता है। तो ऑफर में कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप होते हैं। ऑफर में कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। सभी लोग कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। यस बताएं, आपका रिवीजन होगा बिल्कुल। देखिए पहला होता है पुलअप्स, सेकेंड होता है सिटअप, थर्ड होता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, यस। अब आगे बताएं 4, यहाँ 3 तक तो ऑप्शन में दे रखा था, वहीं से सभी लोग कमेंट कर रहे थे। यस फोर्थ, अब बताएं फोर्थ क्या होता है। यस यस नहीं गलत, हाँ यस कुछ का सही आ रहा है। देखिए 10 × 4 मीटर शटल रन इसका फोर्थ स्टेप होता है। शटल रन का फोर्थ होता है। फिफ्थ होता है 50 मीटर डैश। सिक्स होता है 600 मीटर रेस। ये टोटल इसके 6 स्टेप होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ 6 स्टेप होते हैं, ये कैसे याद रहेगा? कई बार कंफ्यूज हो जाता है, कई बार हम 5 पे टिक कर देते हैं, कई बार याद आता है कि 5 होते हैं, लेकिन 5 नहीं 6 होते हैं। इसको याद रखेंगे। देखिए इसमें कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है? 6। स्टेप भी कितने रहेंगे इसमें? 6। इस तरीके से हम इसमें याद रख सकते हैं कितने स्टेप होते हैं, ठीक है। बाकी के नाम हम याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा, 110 मीटर बाधा दौड़ यानी हर्डल में बाधा यानी हर्डल की हाइट क्या होती है ये पूछा जा रहा। ऑप्शन ए 1.07 मीटर, बी 0.914 मीटर, सी 0.840 मीटर, या डी 1 मीटर। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। यस नहीं बी गलत है, बी बिल्कुल भी नहीं है, गलत आप कर रहे हैं। यस डी तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ, ए इसका राइट आंसर है।
चलिए, शायद कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 110 मीटर हर्डल को पूछ लिया गया, मेंस वोमेन नहीं बताया गया, इसलिए आप शायद कन्फ्यूज हो रहे हैं। लेकिन इतना हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम इसके एक स्पोर्ट्स टीचर बनने जा रहे हैं। हमको पता होना चाहिए 110 मीटर किसकी होती है, मेंस की होती है कि वोमेंस की होती है। देखिए, आप अगर भूल जाते हैं तो मैं आपको याद करने की एक ईजी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, मेंस पहले हम लोग उससे पहले एक बार समझ लेते हैं पहले कि बाकी कौन सी किसकी होती हैं, फिर मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखिए, ये हो गई आपकी 100 मीटर, 110 मीटर मेंस की हो गई, मेंस हर्डल की हाइट हो गई, मेंस हर्डल की हाइट हो गई। ये किसकी होती है ये बताएं, कमेंट करें। यस, जिसको पता है बिल्कुल कमेंट करें। यस, नहीं वोमेन नहीं, मेंस पे ही अभी चल रही है। मेंस 400 मीटर की हर्डल की हाइट होती है, वोमेन नहीं, तुक्का मत मारिए। 400 मीटर हर्डल की हाइट होती है मेंस की, ठीक है। किसकी होती है, मेंस की, ठीक है। मेंस 400 मीटर हर्डल की हाइट होती है, ये होती है वोमेन 100 मीटर हर्डल की हाइट। अब आए, ठीक है, इसकी वोमेंस, ठीक है, वोमेंस हर्डल की हाइट होती है, ठीक है, ये 0.840 मीटर वोमेंस 100 मीटर हर्डल की हाइट हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वोमेंस 400 मीटर हर्डल हाइट क्या होती है। ये गलत दिया रखा है, वोमेन 400 मीटर हर्डल की हाइट बताएं, सभी लोग कमेंट करें। यस, यस, देखिए, वोमेन 400 मीटर हर्डल की हाइट हो जाती है 0.762 मीटर। ये वोमेन 400 मीटर हर्डल की हाइट होती है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 1.07 मीटर दे रखा था, ये यूपीटीजीटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्ट ऐसे ही दे रखे थे, मैंने इसलिए इसमें छेड़छाड़ नहीं करी ताकि कभी इस तरह से आपको मिल जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। बल्कि एनसीईआरटी में कितनी इसकी हाइट दे रखी है, 1.067 मीटर, ये एनसीईआरटी में दे रखी है। लेकिन ये चूँकि इसके नियर अबाउट है इसलिए इसको गलत नहीं कर सकते, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। 100 मीटर और 110 मीटर में हर्डल में हमें बहुत बार कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी मेंस की होती, कौन सी वोमेंस की होती। देखिए, मेंस ज़्यादा एडवांटेज लेते हैं हमेशा, तो मेंस को हम क्या देंगे, ज़्यादा देंगे। यानी इन केस में 10 हमने और जोड़ दिया, मेंस में क्या रहेगा, ज़्यादा, और वोमेन में क्या रहेगा, 100 मीटर, इनको कम देंगे हम। 100 रहेगा चूँकि कमज़ोर होती हैं, तो हमने क्या किया, ये इसको 100 मीटर याद रखेंगे। ये सिर्फ याद करने के तरीका है, कोई इसको दिल पे नहीं लेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो कह दे कि लगे कि वोमेन कमज़ोर होती, नहीं, स्ट्रांग होती, बट ये याद करने का एक तरीका होता है जिससे हमें चीज़ें याद रहें, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, थर्ड नंबर क्या कह रहा, अंतराल प्रशिक्षण यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किसके द्वारा विकसित किया गया था, यानी डेवलप किसने डेवलप किया था इंटरवल ट्रेनिंग, वो पूछा जा रहा। ऑप्शन ए डब्ल्यू ग्रेसलर, बी ईवी एकन, सी आर ई मॉर्गन, डी टी डी एडम्सन। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। यस, ए वी ऑकन गलत है, मॉर्गन भी गलत है। यस, सही बताएं, सही राइट आंसर है। चलिए मैं बता देता हूँ, ए इसका राइट आंसर है। डब्ल्यू ग्रेसलर, जो किसी को नहीं लग रहा था, इसका राइट आंसर क्या होगा, डब्ल्यू ग्रेसलर। अब आगे आगे बात कर लेते हैं, ई वी ऑकन ने कौन सी थ्योरी दी थी। यस, सभी लोग बताएं, जिनको पता है कमेंट करें। ई वी ऑकन ने जो है कंटिन्यूस थ्योरी दी थी। कंटिन्यूस थ्योरी किसने दी थी, ई वी ऑकन ने दी थी। मॉर्गन और एडम्सन ने दोनों ने मिलकर जो है सर्किट ट्रेनिंग दी थी। चलिए, अब याद करने की इसकी ट्रिक देख लेते हैं, कैसे याद रहेगा हमको। देखिए, आपने गोलमाल मूवी देखी थी, गोलमाल मूवी में इंटरवल, ये देखिए इंटरवल का, इंटरवल के बाद हमें क्या मिला था, डब्लू मिला था, और कहाँ मिला था, ग्रीन सी घास पे मिला था। जी से क्या हमने इसको पढ़ लिया, ग्रीन सी घास में हमें क्या मिला था, डब्लू मिला था। यानी कि डब्लू से याद रखेंगे, डब्लू यानी इंटरवल ट्रेनिंग से संबंधित है, ठीक है। यानी इंटरवल ट्रेनिंग किसने दी थी, डब्ल्यू ग्रेसलर ने दी थी। कैसे याद रखेंगे, इंटरवल के बाद हमें क्या मिला था, इंटरवल के बाद क्या मिला था, डब्ल्यू मिला था, और कहाँ मिला था, ग्रीन सी घास पे मिला था, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब सेकेंड पे आते हैं। देखिए, आंकन को हमने क्या पढ़ा थोड़ी देर के लिए, हाँकना, जानवर को हाँकते हैं, इसी तरह से आंकना यानी हाँकना, ठीक है। या इसको पढ़ लेते हैं,
ये क्या करते थे, लगातार लोगों को आंकते रहते थे। इनकी आदत थी लोगों को आंकना, या हाँकना अगर भूल जाते तो इसको आंकना भी पढ़ सकते, दोनों तरीके से हम याद रख सकते हैं। आंकना, ये क्या करते थे, लोगों को हमेशा जज करते रहते, आंकते रहते थे लगातार। लोगों को इनकी आदत हो गई थी, लगातार लोगों को कुछ होते हैं ना, लगातार लोगों को बस उनकी आदत ही होती है लोगों को जज करते रहना। तो ये क्या करते थे, तो लोगों को आंकते रहते थे। आंकना यानी आंकन, इस ये ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। और ये लगातार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, यानी लगातार ये आंकते थे, यानी कंटिन्यूअस थ्योरी किसने दी, आंकन ने दी, ठीक है। ये लगातार क्या करते थे, आंकते थे। लगातार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आंकन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए मॉर्गन को हमने थोड़ी देर के लिए पढ़ लिया, मोगली, क्या पढ़ा हमने थोड़ी देर के लिए, मोगली। और एडमसन को हमने क्या पढ़ा, एडी, एडी। देखिए मोगली और एडी दोनों जंगल में रहा करते थे। मोगली मूवी आपने देखी है, मोगली क्या करता था, जंगल में घूमा करता था, सर्कस की तरह क्या करता था, घूमा करता था। सर्कस को हमने क्या पढ़ लिया, सर्कस ट्रेनिंग, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सर्कस को क्या पढ़ा हमने, सर्कस, ठीक है, सर्कस ट्रेनिंग। तो मोगली और एडमसन ने कौन सी दी, सर्कस ट्रेनिंग दी, यानी सर्कस किया करते थे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा, ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य क्या होता है। ए, प्रदर्शन का स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस, या बी, सुपर कंपनसेशन, सी, मनोरंजन यानी रिक्रिएशन, या डी, सामान्य स्थिति में आना, रिकवरी। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। यस, तब तक मैं एक बात और आपको बता देता, ट्रांजिशन पीरियड को कूल डाउन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, इसको कूल डाउन के नाम से भी जाना जाता है। अभी सभी लोगों का आंसर राइट कमेंट करें। यस, रिक्रिएशन नहीं, नहीं नहीं, रिक्रिएशन नहीं, डी इसका राइट आंसर है, रिकवरी इसका राइट आंसर है। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट कर लें। देखिए ट्रांजिशन पीरियड जो होता है वार्म अप के बाद का लास्ट जो है तो स्टेप होता है और इम्पॉर्टेंट होता है, यानी वार्म अप के बाद हमें कूल डाउन करना ही होता है। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए अब वार्म अप आप जब करते थे तो वार्म अप करने के बाद जो एनर्जी आपने खर्च करी होती है उसको हम लोग वापस लेने के लिए क्या करते थे, कूल डाउन करते थे। हम लोग क्या करते थे, कूल डाउन करते थे। जो एनर्जी खर्च हुई तो उसको वापस भी तो लेंगे, तो उसको रिकवरी करने के लिए यानी वापस करने लेने के लिए यानी रिकवरी करने के लिए हम क्या करते थे, कूल डाउन करते थे। कूल डाउन का सेकंड नाम क्या है, ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा, डेकेथलॉन में अंतिम यानी लास्ट स्पर्धा इवेंट हमेशा होती है, यानी डेकेथलॉन में लास्ट इवेंट कौन सी होती है ये पूछा जा रहा। ऑप्शन ए भाला फेंक, बी भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो, बी 1500 मीटर दौड़ यानी 1500 मीटर रेस, सी 110 मीटर बाधा दौड़ यानी 110 मीटर हर्डल रेस, या डी 800 मीटर रेस। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। यस, नहीं गलत, जेवलिन थ्रो बिल्कुल भी नहीं है, बी इसका राइट आंसर है, 1500 मीटर रेस इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब डेकेथलॉन की बात चली तो डेकेथलॉन के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। देखिए डेकेथलॉन में टोटल 10 इवेंट होते हैं। कितने इवेंट होते हैं, इसमें 10 इवेंट होते हैं, 6 फील्ड इवेंट होते हैं, ठीक है, और 4 ट्रैक इवेंट होते हैं, ठीक है। इसमें कितने इवेंट होते हैं, 6 फील्ड इवेंट और 4 ट्रैक इवेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको समझ लेते हैं, और इसकी जो है क्रम को बिल्कुल भी याद रखेंगे क्योंकि क्रम से ही हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अभी पूछा है कि सेकेंड डे लास्ट इवेंट कौन सा होता है, या कभी पूछ लेता है सेकेंड डे का सेकेंड लास्ट इवेंट कौन सा होता है, तो अब सेकेंड लास्ट कौन सा हो जाएगा, जेवलिन हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर चेंज हो गया। तो इस तरह से हमें क्या करता है, कई बार कन्फ्यूज करता है। और कभी कभी फर्स्ट डे का भी पूछ लेता है, फर्स्ट डे का लास्ट इवेंट कौन सा है, या फर्स्ट डे का सेकेंड लास्ट इवेंट कौन सा है। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रम से ही याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसका इवेंट कौन सा होता है। देखिए फर्स्ट डे जो है पहले 100 मीटर की रेस होती है, तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर अभी याद करने का तरीका बता देंगे। 100 मीटर रेस होती है, सेकेंड नंबर पे लॉन्ग जंप हो जाती है, तो क्या हो जाती है, लॉन्ग जंप हो जाती है। थर्ड नंबर पे शॉर्ट पुट करा देते हैं, थर्ड नंबर पे शॉर्ट पुट करा देते हैं। फोर्थ नंबर पे हाई जंप करा देते हैं, हाई जंप करा देते हैं। फिफ्थ नंबर पे 400 मीटर रेस करा देते हैं, ठीक है। अब सेकेंड डे की बात कर लेते हैं।
देखिए सेकेंड डे पे जो है पहले 110 मीटर की रेस करा दे, हर्डल करा देते हैं, 110 मीटर हर्डल करा देते हैं। फिर सेकेंड नंबर पे डिस्कस थ्रो करा देते हैं। थर्ड नंबर पे पोल वाल्ट करा देते हैं। फोर्थ नंबर पे जैवलिन थ्रो करा देते हैं। और लास्ट 5 नंबर पे 1500 मीटर की रेस करा। इस तरीके से हम जो है अपने इवेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए पहले दिन हम क्या करते हैं, जंप के सारे इवेंट करा देते हैं ताकि वो खिलाड़ी क्या कर सकें, जा सकें। ठीक है, याद करने का देखिए तरीका है, तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं ऐसा ही होता है। हम याद करने का एक तरीका बता रहे हैं आपको कि फर्स्ट डे क्या करेंगे, हम जंप इवेंट कराएंगे, इस तरीके से हम याद रखेंगे। और सेकंड देखिए कोई भी इवेंट कराते हैं तो पहले छोटी इंटरेस्टिंग चीज़ कराते हैं जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 मीटर की पहले रेस करा देंगे। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पर क्या करेंगे, देखिए कोई भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, लौंग इलायची खा कर करते हैं। तो हमने क्या किया, लौंग खाई, तो वहाँ पर हमने लौंग जंप करा दी। अब लौंग के बाद क्या करते हैं, देखिए लॉन्ग जब वीडियो बनता है तो उसके बाद क्या आता है, शॉर्ट वीडियो भी आने लगे, तो शॉर्ट हो गया। लॉन्ग के बाद क्या आता है, शॉर्ट आता है, तो शॉर्ट से क्या हो जाएगा, शॉर्ट पुट हो जाएगा। तो हमने शॉर्ट पुट करा दिया। अब थर्ड देखिए फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे, जंप का एक इवेंट लॉन्ग जंप करा चुके थे, अब दूसरा कौन सा बचेगा, हाई जंप बचेगा, तो हाई जंप करा देंगे। यानी लॉन्ग के बाद शॉर्ट आया, शॉर्ट के बाद क्या हो गया, हाई आ गया, हाई जंप करा दिया। अब देखिए 5 नंबर में क्या आएगा, इसके बाद 400 मीटर के ट्रैक में करा रहे थे, 100 मीटर करा दिया था, तो हमने क्या किया, 400 मीटर का ट्रैक में 400 मीटर की रेस करा दी। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट डे के इवेंट को कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड डे पे आ जाते हैं। देखिए फर्स्ट डे हमने क्या किया था, शुरुआत किससे करी थी, छोटी सी रेस है। अब दूसरी छोटी रेस कौन सी करेंगे, तो अब हम 110 मीटर की हर्डल कर लेंगे क्योंकि 100 मीटर तो हम करा चुके थे। तो अब फर्स्ट डे में क्या कराएंगे, पहले हम करा देंगे 110 मीटर की हर्डल। लेकिन अब सेकंड में क्या कराएंगे, ये हमारे पास अभी था नहीं, तो हमने इसके लिए क्या किया, डिस्कस किया। तो हमने डिस्कस किया यानी डिस्कस थ्रो को करा दिया, लेकिन डिस्कस से भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो हमने क्या किया, पोल करा दिया, लोगों के बीच में पोल कराया, यानी पोल वाल्ट को करा दिया। फोर्थ में जब पोल से भी कोई रिजल्ट नहीं निकला तो नीरज चोपड़ा आ गए, कहते हैं भैया ऐसा करो तुम जैवलिन थ्रो करा दो और जैवलिन को करा दो। तो हमने क्या किया, जैवलिन करा दिया, लेकिन उससे भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो कहते हैं ऐसा करो लंबी सी रेस कराओ, और यानी 1500 मीटर की रेस कराओ, सबको भगा दो, अब गेम को यहीं पर फिनिश कर दो। तो हमने लास्ट में क्या किया, 1500 मीटर की रेस करा दी, सबसे बड़े इवेंट को हमने सबसे लास्ट में करा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट इवेंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा, फिनिश ग्रिप किससे संबंधित है, यानी फिनिश ग्रिप किसकी टेक्निक है, ये पूछा जा रहा। ऑप्शन ए गोल्फ स्टिक से, बी क्रिकेट बैट से, या सी हॉकी से, या डी जैवलिन से। किसकी टेक्निक है ये पूछा जा रहा। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। यस, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ रहा है, डी इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर अभी जैवलिन डायरेक्ट दे रखा था, तो आपको ये तो समझ में आ रहा था कि ये एथलेटिक्स से संबंधित है। अगर यहाँ पर शॉर्ट पुट भी दिया होता तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शॉर्ट पुट किसकी तकनीक है। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा कर देता। चलिए अब मैं इसको मैं इसको समझाता हूँ। पहले इससे पहले जैवलिन की और कौन कौन सी टेक्निक होती है, ये लोग सभी लोग इसको कमेंट कर दें। यस, बताएं जैवलिन की और कौन कौन सी टेक्निक होती है। देखिए मैं बता देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं आता। एक देखिए इसकी अमेरिकन ग्रिप होती है, अमेरिकन ग्रिप। एक और होती है इसकी हंगरियन फोर्स, हंगरियन। ये क्या होती है, इसकी टेक्निक होती है, अमेरिकन ग्रिप, हंगरियन फोर्स, और एक ये होगी फिनिश ग्रिप। 3 टेक्निक इसकी होती हैं, जैवलिन की होती हैं। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे, देखिए नीरज चोपड़ा अमेरिका में गए और उनको वहाँ पर क्या लगी, भूख, यानी हंग्री हो गए, तो उन्होंने क्या किया, जैवलिन को फेंक के वहाँ पर फिनिश करके चले आए। क्योंकि जब भैया आदमी भूखा होगा तो क्या होगा, फिनिश कर देगा, वहीं से ख़त्म करके चले आए। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। तीनों ट्रिकें किसकी हैं, तीनों किसकी हैं, जैवलिन की हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा,
व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस कारण से होती हैं? ए पर्यावरण प्रभाव के कारण यानी इन्वायरमेंट इफेक्ट के कारण, या बी वंशानुक्रम हेरिडिटी इम्पैक्ट के कारण, या सी वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों के इम्पैक्ट के कारण होता है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है। यस, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा, सी इसका राइट आंसर है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों जो है हमें इम्पैक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। 8 नंबर क्या कह रहा, डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण यानी एंगल क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। डिस्कस थ्रो में थ्रोइंग सेक्टर का एंगल क्या होता है, ये पूछा जा रहा। चलिए, ए 40 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 34.92 डिग्री, या डी 35.50 डिग्री। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। यस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नहीं 45 जो लोगों को लग रहा है बिल्कुल गलत है। सी इसका राइट आंसर है 34.92 डिग्री, ये इसका राइट आंसर है। देखिए, अब इसी में एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ। एक 29 डिग्री किसी का एंगल होता है, सभी लोग कमेंट करें ये किसका होता है, ये बताएं 29 डिग्री किसका होता है। सिर्फ एक का होता है, बाकी सबका 34.92 डिग्री होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पूछा, इंपॉर्टेंट है। सभी लोग को बताएं, कमेंट करें। यस, नहीं शॉर्टपुट का नहीं होता, गलत है, जैवलिन का होता है। जैवलिन का थ्रोइंग सेक्टर कितना होता है, 29 डिग्री होता है, बाकी सबका कितना हो जाएगा 34.92 डिग्री, सिर्फ एक का होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे सभी लोग, या नोट कर लें आ जाएगा। ठीक है, बाकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, परेशान ना हो। ठीक है, चलिए देखिए 9 नंबर क्या कह रहा, पिरामिड प्रतियोगिता यानी पिरामिड टूर्नामेंट निम्न में से किस संवर्ग यानी किस कैटेगरी में आती है? ऑप्शन ए नॉकआउट, बी लीग, सी कॉम्बिनेशन, या डी चैलेंज। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। देखिए, कल मैंने आपको टूर्नामेंट का पूरा चार्ट पढ़ाया था, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था चार्ट बना के, कितने टाइप के टूर्नामेंट होते हैं, उनके टाइप बताए थे, सब टाइप भी बताए थे। तो यहाँ पर अब गलत नहीं होना चाहिए, कल आप पढ़ चुके हैं, और जिसने भी ना पढ़ा हो तो प्लीज़ कल की वीडियो देख लें, फर्स्ट डे की वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हैज़ 1 करके लिखा होगा, आप देख लेंगे थंबनेल में, आपको मिल जाएगा। हैज़ 1 में आपको टूर्नामेंट का पूरा टाइप बताए गए हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। नहीं, गलत, नॉकआउट। ये देखिए, गलत वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने कल का वीडियो सही से नहीं देखा था, तभी गलत हो रहा है ये। यस, लीग भी जो लोग कर रहे हैं वो भी गलत है। सही आंसर है डी चैलेंज टूर्नामेंट, जो कि आपको नहीं लग रहा शायद। चलिए ठीक है, अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं कल कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, किस खेल में एंटीना का प्रयोग किया जाता है, यानी किस खेल में एंटीना को प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल में, बी क्रिकेट में, सी रग्बी में, डी वॉलीबॉल में। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। यस, देखिए ये आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको ये आता है। जब हमें आता हुआ क्वेश्चन मिल जाता है ना तो हमारे लिए इजी हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी बिल्कुल न्यू है, फ्रेशर है, वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा टफ है, इसलिए ये बिल्कुल भी ना बोलें कि ये आंसर इजी है। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं बता देता हूँ। एंटीना की कई बार हाइट पूछ लेता है। एंटीना की टोटल हाइट कितनी होती है? 1.80 मीटर। ये एंटीना की टोटल हाइट होती है, किस में यूज होता है? वॉलीबॉल में। राइट आंसर इसका कर लेते हैं वॉलीबॉल। ठीक है, देखिए ये नेट होता है, क्या होता है? नेट लगा होता है वॉलीबॉल में, दोनों साइड पे क्या लगे होते हैं? एंटीना लगे होते हैं। ठीक है, इससे हम बॉल जो है पता चल जाती है किधर जा रही। ठीक है, अब ये कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेट के ऊपर एंटीना की हाइट क्या होती है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है, कभी कभी क्या कहता है नेट के ऊपर पूछता है। नेट के ऊपर होगा तो फिर क्या आंसर हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर अबव होती है। ये नेट के ऊपर की हाइट बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसी के साथ आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। और चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।